हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज 23 जनवरी है और आज भारत के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 3 पहल की गई है। सबसे पहला तो ये कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। दूसरा, दिल्ली में इंडिया गेट के समीप उनका स्टैचू लगाया जाएगा। आज इसके होलोग्राम का अनावरण किया गया। और तीसरा ये कि इस अवसर पर आपदा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। तो भारत के इस महान सपूत सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी, आज उनके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो आइए देखते हैं इनकी जीवनी और इनके कार्य, जो निश्चित रूप से भारत में और भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अमर है। सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती, इसको पराक्रम दिवस के रूप में फैसला किया गया है मनाने का 23 जनवरी को। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे इनकी जीवनी, इनका जीवन आगे चला, क्या क्या हुआ इनके जीवन में, इन्होंने क्या क्या किया। 1897 में इनका जन्म हुआ उड़ीसा के कटक में, और जन्म की इनकी तिथि है 23 जनवरी, अभी मैंने जैसा बताया। और 23 जनवरी को भारत के 4 राज्यों वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा में, इन 4 राज्यों में इस तिथि को ऑफिशियल हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। इन्होंने इनकी कई पुस्तकें पढ़ी अपने स्टूडेंट लाइफ में, और स्वामी विवेकानंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे। जहां तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में राजनीतिक गुरु थे इनके चित्तरंजन दास। 1919 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया कोलकाता विश्वविद्यालय से। तत्पश्चात 1920 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी और इनको 4th रैंक आया था। अर्थात इस परीक्षा में इनका रैंक टॉप 10 में था, 4था रैंक इनका आया था। लेकिन 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। वजह यह थी कि इन्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। इन्होंने देखा कि इस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों का शोषण हो रहा है और ऐसे शासन के अंतर्गत काम करना इन्हें मंजूर नहीं था। 1923 में इन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया 1923 में। फिर 1923 में ही इन्हें अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस 1923 में ये अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब ये अपने जीवन काल में, अपने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 11 बार जेल गए। 11 times he was sent to jail। 1924 में इन्हें मांडले जेल बर्मा भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार को इनसे हमेशा खतरा रहता था और ब्रिटिश सरकार इनसे डरती थी कि अगर यह व्यक्ति फ्री स्वतंत्र रूप में रहेगा तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो बात सही भी थी। अब इन्होंने सेक्रेटरी एमिली से शादी की थी और उनसे इनकी एक पुत्री है, अनीता उनका नाम है। इनकी पत्नी अभी ये ऑस्ट्रेलिया मूल की थी और वहीं फिलहाल रहती है। 1927 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया नेहरू के साथ मिलकर, क्योंकि गांधी की बहुत सारी बातों से ये सहमत नहीं थे। इनका जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म की ओर था और जवाहरलाल नेहरू से इस संदर्भ में इनकी फ्रीक्वेंसी मिलती थी। तो इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। कब? 1927 में। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष चुने गए 1938 में, जिसमें कृषि संबंधी प्रस्ताव लाया गया था। और यह हरिपुरा सेशन इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी है। अब इनकी जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है तो मैं आपको बता दूं, इन पिछले 3-4 सालों में ये गांधी से अधिक लोकप्रियता रखते थे भारत में। और यही कारण है कि 1939 में पुनः एक बार ये त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा किया था, परंतु सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि गांधी के उस कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को मात खानी पड़ी, हार उनकी हुई और पुनः एक बार सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष चुने गए। परंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों द्वारा बार बार इनका विरोध किए जाने और उसके अंतर्गत कोई भी काम को आगे न बढ़ने देने की वजह से क्षुब्ध होकर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, जबकि कांग्रेस और खासकर गांधी जी से प्रभावित होकर ही इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। परंतु कांग्रेस के साथ इनका संबंध अब वैसा नहीं रहा और कांग्रेस के अंदर गांधी जी के फॉलोअर्स के द्वारा बार बार इनका विरोध किए जाने के कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा और इसी वर्ष इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1943 में इन्होंने बर्लिन में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी, साथ साथ फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की थी। बर्लिन में आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने स्वतंत्र अस्थाई सरकार का गठन किया था। यहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और इनका एक और नारा जो यहीं से दिया गया था एक साल बाद 1944 में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा इन्होंने दिया था। इनका यह दो नारा स्लोगन बहुत फेमस है। इस दौरान इन्होंने अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दिया था और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया था। इन्होंने फॉरवर्ड नामक एक मैगजीन का संपादन भी किया था, वह शुरू किया गया था चित्तरंजन दास द्वारा, लेकिन उसके एडिटर बने थे ये, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने आजाद हिंद फौज के गठन के दौरान रानी झांसी नामक रेजिमेंट भी, महिलाओं के लिए अलग से रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाया था जो काफी चर्चित रहा। और 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में फार्मोसा द्वीप के निकट एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी मृत्यु आज भी चर्चा का विषय है, क्योंकि कहीं न कहीं यह एक विवाद का भी विषय है। 2006 में मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट आया था जो अस्पष्ट था इनकी मृत्यु के संबंध में, और उसके बाद से आज तक यह चर्चा में है और शायद आगे भी चर्चा रहेगा। तो इस तरह से भारत के इस महान सपूत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई थी और निश्चित रूप से एक ऐसी छाप छोड़ रखी है जो हमारे आने वाले आगे के जनरेशंस के लोग भी इन्हें याद रखेंगे और निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस खास मौके पर 23 जनवरी के इस खास मौके पर मैंने जानबूझकर यह वीडियो बनाया है ताकि हम लोग इनको एक बार याद भी कर सकें और इनके बारे में काफी कुछ रोचक तथ्य जान भी सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।